सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अगले श्रृंखला हम लोग आज वीडियो लेक्चर क्या करेंगे 5 लेंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर हम लोग आज 5वां रहेगा इस श्रृंखला का, ठीक है। 5वां लेक्चर सीरीज को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो शुरू करेंगे ये सारा चीज़ देख लिए थे, लिटमस पत्र सब, अम्ल क्षारक का रासायनिक गुणधर्म, गंधीय सूचक, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे। सारा प्रैक्टिकल हम लोग करके देखे हैं इससे पिछले वाला लेक्चर श्रृंखला में, ठीक है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ये सारा चीज़ हो गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ हो गया है, ठीक है। कितने प्रबल होते हैं, पीएच स्केल भी हम लोग जो है देख लिए थे। दंत क्षरण तक शायद हो गया था, ठीक है। पीएच, अम्लीय वर्षा, पीएच का महत्व, दंत क्षय, है ना, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। दंत क्षय तक हम लोग जो है देख लिए थे। पशुओं एवं आज का जो हमारा अगला जो टॉपिक है, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा हम कैसे करेंगे। जैसे क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा, तो देख रहे हैं क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा, देख रहे हैं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अचानक मधुमक्खी या ततैया का हम लोग क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं ना। इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या ये यदि काट लिया है तो उसका उपचार क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि दिया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। पता है कि मधुमक्खी जो डंक जो मारता है उसमें से एक अम्ल छोड़ता है, और वो अम्ल छोड़ने के वजह वो हमारे अंदर प्रवेश करता है तो अचानक दर्द और जलन का हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करने लगते हैं। और डंक मारे गए अंग में यदि हम बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के प्रयोग से आराम मिलता है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डंक जो मारता है, ठीक है, या नेटल के डंक जो होता है, जैसे नेटल का डंक एक पौधा टाइप का होता है, ठीक है। तो पौधा में से एक प्रकार का सूंग निकला हुआ रहता है, और उस सूंग से यदि हमको गड़ जाता है तो उसमें भी जो भयंकर इसी तरह से मधुमक्खी के डंक के तरह जो हमको दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ रहता है, इसमें मेथेनोइक अम्ल रहता है, ठीक है। चाहे वो मधुमक्खी का डंक का बात करें, या फिर क्या कहते हैं नेटल के डंक, दोनों में क्या रहता है, मीथेनोइक अम्ल रहता है ना, मीथेनोइक अम्ल। और यही अम्ल जब हमारे मांसपेशी में प्रवेश करता है, अंदर शरीर में प्रवेश करता है, तो हमको क्या होता है कि दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और इसी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या चूना का, या क्या कहते हैं साबुन का, या क्या कहते हैं आयरन ऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, है ना, लोहा रगड़ते हैं, देखे होंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मिथुन ये अम्ल है, और अम्ल को कौन उदासीन कर सकता है, क्षारक ही उदासीन कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्षारक का यूज करके इसके अम्ल के प्रभाव को हम लोग खत्म कर देते हैं, और जलने वाला जो जलन होता है, दर्द से हम लोग आराम से छुटकारा पा जाते हैं, ठीक है। यही है, देखिए ये पौधा, देखिए बहुत ही खतरनाक पौधा होता है। इसमें एक छोटा छोटा देखिए एकदम पूरा सूंग निकला हुआ इस टाइप से, है ना। ये जंगल उंगल में पाया जाता है, और ये यदि भूलवश यदि किसी को यदि गड़ जाता है तो उसको लगता है कि कुछ हमको लगता है डंक मार दिया, जबकि वैसा होता नहीं। इसमें क्या रहता है, इसके ये डंक यदि थोड़ा सा भी इसका जो सूंग जो इसमें से निकला हुआ है, यदि आपको गड़ जाता है तो ये क्या होता है कि इसमें मिथेनोइक एसिड पाया जाता है ना। और वजह यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इस तरह से लगता है जैसे कोई मधुमक्खी काट लिया हो, और उसी के तरह एकदम पूरा दर्द करता है और जलन जैसा महसूस होने लगता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डॉग का पौधा होता है, उसके पत्ता को भी हम लोग क्या करते हैं, रगड़ करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन डॉग के पत्ता को हम लोग पहचानते हैं नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी दुर्बल क्षारक का यूज करके इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये अगला देखते हैं हम लोग,
अब देखिए ये जो आपका ये फैक्चुअल क्वेश्चन सब है, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा मेमोरी लेवल पर इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। जैसे सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टा दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से आपको इसको क्या करना है, रट जाना है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, 100 से संतरा, 100 से सिट्रिक अम्ल, इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, है ना। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में भी सिट्रिक, क्योंकि नींबू भी जो संतरा की तरह ही देखने में लगता है, उसी का प्रजाति है ना, इसलिए नींबू में भी क्या रहता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में देख रहे हैं टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ई लगा हुआ, ईटा, ई से इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल। इस तरह से कुछ ना कुछ आप अपना शॉर्टकट भी अपना सकते हैं याद करने के लिए। ईटा, ई से इमली, इमली में टा में टार्टरिक अम्ल, है ना। चींटी के डंक और नेटल के डंक एक साथ उसको याद कर लेना। डंक जब भी मारेगा तो उसमें मीथेनोइक अम्ल जो है रहता है उसमें, ठीक है। टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इस तरह से इसको किसी न किसी तरह से आपको याद कर लेना, चाहे रट करके या कोई भी ट्रिक अपना करके इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए, लवण के संबंध में जानकारी। तो लवण का परिवार, लवण का हम लोगों को क्या करना है, कुछ जो महत्वपूर्ण लवण है ना, उसको क्या करना है, याद रखना है। लवण का एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे यहाँ पर लवण देखिए, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। अधिकतर जो लवण रहता है उसमें ये सारा चीज़ आपको पहचानने के लिए याद रख सकते हैं। सल्फेट लगा हुआ रहता है अधिकतर लवण में, देख रहे हैं सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब लवण का ही उदाहरण। या उसके अलावा क्लोराइड लगा हुआ रहता है, नाइट्रेट लगा हुआ रहता है, कार्बोनेट लगा हुआ रहता है, देख रहे हैं क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सारा चीज़ क्या है, आपका लवण का उदाहरण है। अगला चीज कह रहा है कि समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। जिसमें समान धन या ऋण मूलक वाला लवण रहता है उसको एक ही परिवार का माना। जैसे सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट, तो क्या देख रहे हैं, दोनों में सोडियम है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी लवण है ना। सोडियम क्लोराइड भी क्या है, लवण है आपका। सोडियम क्लोराइड भी आपका नमक है। इसके अलावा सोडियम सल्फेट जो लिखा हुआ यह भी क्या है, लवण है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट भी आपका लवण है, लेकिन ये दोनों एक ही परिवार का लवण, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, सोडियम है ना। सोडियम परिवार का यह लवण कहलाएगा। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर, पोटेशियम क्लोराइड, तो दोनों में देख रहे हैं कि क्लोराइड है, जिसका मतलब क्लोराइड परिवार के ये लवण कहलाएंगे दोनों, ठीक है। तो इस तरह से जान सकते हैं कि कैसे जानेंगे कि एक ही परिवार के लवण है कि नहीं है। तो जो चीज़ उसमें कॉमन होगा वो उस परिवार का लवण कहलाएगा। तो लवण का पीएच कैसे जानेंगे, तो लवण का भी पीएच जो होगा, किसी का पीएच जो है क्या कहते हैं, अम्लीय हो सकता है, किसी का क्षारकीय हो सकता है ना, और कोई पीएच ऐसा रहेगा कि उसका जो उदासीन रहेगा। तो जिसका पीएच एकदम उदासीन रहेगा, है ना, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, घरेलू जीवन में यूज करते हैं। तो ये सारा चीज़ देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारा क्या है, हमारा लवण का उदाहरण है ना। इसको याद रखना। तो कह रहा कि कौन से लवण अम्लीय हैं या कौन से लवण क्षारकीय हैं, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। लवण बनाने के लिए अम्ल और क्षारक कौन कौन सा यूज करेंगे, है ना, और उसी के आधार पर ये पता चलेगा कि वो किस अम्ल और क्षारक से बना है वो लवण। इसी के आधार पर हम लोगों को पता चलेगा कि उसका पीएच अम्लीय होगा या क्षारकीय होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देखिए दिया हुआ, प्रबल अम्ल यदि रहेगा, यदि प्रबल अम्ल, याद रखिएगा, जैसे प्रबल यदि अम्ल रहेगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस प्रबल क्षारक यदि रहेगा, ये दोनों मिलकर के लवण जो बनेगा, तो कैसा लवण बनेगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, ये जो लवण होगा उसका पीएच मन एकदम पूरा 7 होगा। इससे जो लवण बनेगा, किसी प्रकार का अम्ल और क्षारक बनेगा तो क्या बनेगा, रिएक्शन करने के बाद लवण ही बनेगा, लेकिन इस लवण का पीएच कितने होगा, 7 होगा, ठीक है। इसको याद रखना। इसके अलावा यदि क्या कह रहा है,
इसका पीएच मान, जबकि प्रबल आम्ल और दुर्बल क्षारक रहेगा, यानी देख रहे हैं कि जिसका प्रभाव अधिक रहेगा लवण में उसी का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आम्ल यदि प्रबल रहेगा, चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग एक सादा पेज लेकर के, ठीक है। प्रबल आम्ल एक नंबर में लिखते हैं, प्रबल आम्ल, प्रबल आम्ल प्लस प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक यदि रहेगा तो पीएच उस लवण तो बनवे करेगा, लेकिन लवण का जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक है, 7 के बराबर होगा। लेकिन वही बात करें कि प्रबल यदि अम्ल रहेगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल यदि क्षारक रहेगा, तो बताइए इसमें पावर किसका अधिक है, अम्ल का पावर अधिक है, दुर्बल क्षारक रहेगा, क्षारक कमजोर है, तो डोमिनेंट कौन होगा, अम्ल होगा, है ना। अम्ल का हम जानते हैं कि 7 से कम होता है, तो लवण तो इस केस में भी लवण ही बनेगा, लेकिन पीएच क्या होगा, पीएच 7 से कम होगा, पीएच 7 से कम। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखना। प्रबल आम्ल और दुर्बल यदि क्षारक रहेगा और उससे जो प्राप्त लवण होगा उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। तीसरा हम लोग लेते हैं, तीसरा लेते हैं यदि दुर्बल आम्ल, दुर्बल अम्ल रहेगा प्लस प्रबल क्षारक रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, प्रबल क्षारक रहेगा, तब क्या बनेगा, इस केस में क्या होगा, लवण तो बनेगा, ये तो हम जानते हैं, कोई अम्ल और क्षारक जब भी रिएक्शन करेगा तो लवण बनेगा, लेकिन इसका पीएच क्या होगा, देख रहे हैं इसमें जो डोमिनेंट कौन है, क्षारक का अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षारक का कैपेसिटी क्या होता है, पीएच कितना होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से लिख लेंगे अधिक होगा। इस प्रकार के लवण जो बनेंगे उसका पीएच 7 से अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को देख लेना। वही चीज़ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए इस पॉइंट को क्या करना, टिक लगा देना, यहाँ से यहाँ तक नोट में लिख लेना है सारा पॉइंट को, ठीक है। प्रबल आम्ल, वही चीज लिखा, प्रबल आम्ल और दुर्बल प्रबल क्षारक के लवण का पीएच 7 होता है और ये उदासीन होते हैं, है ना, इसको पहला पॉइंट में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रबल आम्ल और दुर्बल क्षारक यदि रहेगा, तो अम्ल प्रबल हो गया तो इसका ज़्यादा उसमें प्रभाव रहेगा, तो इसका मतलब 7 से कम हो जाएगा पीएच, और ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, स्वाभाविक है, जब उसका पीएच 7 से कम होगा तो उसका लवण का प्रकृति भी क्या होगा, अम्लीय होगा। इसके उल्टा प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल यदि रहेगा तो पीएच 7 से अधिक होगा, यानी क्षारक इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें क्षारक का ज़्यादा गुण जाएगा, किसमें, लवण, और ये क्षारकीय होंगे, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था अभी का। साधारण नमक से रसायन कैसे तैयार करते हैं, है ना, साधारण नमक से रसायन, ठीक है, या रसायन से नमक कैसे तैयार करेंगे, ये सारा चीज़ देखते हैं इसमें है क्या। करा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से लवण को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसे कि NH क्या करा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किससे रिएक्शन करा देंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, और इससे रिएक्शन करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है वह होता है NaCl, NaCl देखिए रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर, Cl सोडियम से रिएक्शन किया NaCl, और इसके अलावा H2O यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड और H रिएक्शन किया हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा, H2O, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, और इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, ठीक है, NaCl कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इसी लवण का हम अपने भोजन में भी उपयोग करते हैं, कौन, NaCl का,
ऊपर के क्रिया आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है, क्योंकि यह उदासीन लवण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पर बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के फलस्वरूप जो यहाँ पर जो बन रहा है लवण, इसका इसलिए क्या होगा, यह उदासीन होगा, उसका pH मान 7 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए और इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज आसानी से कर सकते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले थे। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप भी पाया जाता है। ये सारा चीज़ हम आप लोग जो ज्योग्राफी में भी पढ़िएगा। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रवों के कारण भूरे रंग के होते हैं। ठीक है ना, और इसको खनिज लवण कहते हैं, जहाँ से हम लोग ये मन लवण का एक प्रकार का जो चट्टान होगा जो घुला हुआ रहता है, जो कि सूख जाता है समुद्री निक्षेप के कारण, है ना, उस नमक में बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है, गंदगी उंदगी सब, जिसको गैंग भी कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, जो एक नेचुरल अवस्था में जो पाया जाता है उस नमक को क्या कहते हैं, खनिज नमक कहा जाता है। और यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कई हिस्सा सूख गया था, तभी का ये बना हुआ नमक है। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह हम लोग करते हैं। गांधी जी के बारे में जानते हैं, दांडी यात्रा के बारे में कौन नहीं जानता है ना, जिसमें कि 79 यात्री मिल करके क्या किए थे, दांडी यात्रा किए थे गांधी जी सहित। और अंग्रेज़ों के कानून जो था नमक नहीं बनाने का, उसको तोड़ करके नमक बनाए। तो ये सारा चीज़ हम लोग जानते हैं, इतिहास में भी पढ़ेंगे 4था चैप्टर में। ठीक है, साधारण नमक, रसायन, कच्चा पदार्थ। तो कच्चा पदार्थ किसको कहते हैं, कि जो चीज़ से हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कच्चा पदार्थ। जैसे अभी नमक हम लोग तैयार किए थे, नमक जो भी तैयार किए थे किससे किससे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे। इसके अलावा HCl का हम लोग क्या किए थे, रिएक्शन कराए थे, और इसके बाद क्या बनाए थे, NaCl बनाए थे, और क्या प्राप्त हुआ था हमको, H2O प्राप्त हुआ था। तो ये जो आपको जो ये है अभिकारक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कच्चा पदार्थ इसी को कहेंगे, है ना, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी को जोड़ करके हम लोग क्या किए, इसी के द्वारा हम लोग NaCl प्राप्त किए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कच्चा पदार्थ है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजन सुनादी के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ये सब बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इस सब के लिए NaCl क्या हो गया, साधारण नमक, कच्चा पदार्थ के रूप में भी यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को चलिए हम लोग और बढ़िया से देखते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड को क्या कीजिए, आप उसको घोल लीजिए जल में, एक्वस बना लीजिए। इसके बाद उसको जल के साथ क्या किए, रिएक्शन करा दिए। विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो ये वियोजित होकर के टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। और इसमें जो निर्मित उत्पाद होता है क्लोरीन होता है, यानी क्लोरीन माने क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड चूँकि क्षार होता है, तो क्लोर क्षार है ना, दो चीज़ बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है एक, इसलिए क्षार, क्लोरीन इसमें बनता है, क्लोरीन गैस का निष्कासन होता है। तो क्या कर, इसलिए क्या कहते, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण चीज़ और क्या होता है कि गैस जो इसमें से निकलता है, क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। तो क्लोरीन पर हम जान रहे हैं कि माइनस चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना, इसलिए ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, माइनस वाला बताएं कहाँ पर चला जाएगा, एनोड पर चला जाएगा, क्योंकि एनोड पर जो चार्ज होता है मैं प्लस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चला जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा। ठीक है, कैथोड का चार्ज माइनस होता है। तो इसको ये चीज़ याद रखना आपको।
वही चीज़ यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ना, तोड़ करके। इसके अलावा इसमें छोटा छोटा चीज़ है, उसको आपको याद रखना। जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो उसमें निकलता है, उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? ईंधन में, है ना, मार्गरीन में, खाद के लिए अमोनिया बनाने में हम लोग हाइड्रोजन गैस का जो यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या क्या करते हैं? धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन अपमार्जक बनाने के लिए, है ना, कागज़ बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, ये सब जगह इसका हम लोग यूज करते हैं। अब जो आपको जो है 4 महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ना है, उस पर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, और चारों चीज़ को यहीं करके हम लोग इस चैप्टर को ही क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।